अस्सलाम वालेकुम। हमारा जहाँ के साथ मैं हूँ शहजाद मेमन। प्रोग्राम मेरा सवाल में आप सब लोगों को खुशामदीद। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो एंकर बड़े दिल से करना चाहता है, जिसमें उसका खुशी, उसका पैशन, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है। तो आज मेरा प्रोग्राम उसी तरह से एक एज एंकर मेरे लिए प्रोग्राम बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस प्रोग्राम में मेरे साथ जो मौजूद हैं हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मुइज़ खान साहब, जो हमारा जहाँ न्यूज़ चैनल के CEO भी हैं और जस्ट लाइक मेरे लिए एक बहुत बड़े मेंटोर हैं, जिन्होंने शुबाए जर्नलिज़्म मेरा एंट्री करवाने का बहुत बड़ा हाथ इन्हीं का है। और आज मैं जिस सीट पे बैठा हूँ तो मेरे पीछे इनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है शहजाद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कुछ टाइम मेरे लिए निकाला। नहीं शहजाद, दरअसल इन चीज़ों को करने के लिए हमने काफ़ी वक्त से प्लान किया हुआ था, और जो इतनी अनथक आपने तारीफ़ें की हैं नहीं सर, आप डिज़र्व करते हैं वो बहरहाल, लेकिन इन चीज़ों का मैं कभी भूखा नहीं रहा हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, सिफारिश या और ऐसे मामला ज़्यादा देर चल नहीं सकते, बशर्ते कि आप में टैलेंट हो। आप में टैलेंट था तो आप इस सीट पे हैं, और आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने सर मेरे लिए बहुत बड़ी बैठाया, तो हमारे लिए बहुत बड़ी वो एक एजाज़ की बात है। अच्छा सर, आज के इस प्रोग्राम में हमें बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करना है। सबसे पहले तो मैं आपसे परमिशन लूँगा कि मुझे आपके पर्सनली और सारे सवाल करने का हक है सर। पर्सनली का हक नहीं, प्रोफेशनली आप मुझसे सारे सवाल कर सकते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले तो एक बहुत ही जर्नल ये जिसके लिए मैं काफ़ी सरप्राइजिंग हूँ, बिहाइंड द कैमरा आज तक कभी आपसे बात करने का इत्तेफाक भी नहीं हुआ। तो मेरा पहला सवाल सर, आपने एज अ सिंगर और एज अ एक्टर आपने इस शुबे को ज्वाइन किया। माशाल्लाह मैंने वीडियोस भी देखी है, आपने सिंगिंग भी की, आपने एक्टिंग भी की, फिर एकदम से उससे जर्नलिज्म में स्विच करना, ये किस तरह का एक बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो बनता है? अच्छा, बेसिकली सिंगिंग मेरा प्रोफेशन नहीं था। सिंगिंग मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं बचपन के, मुदस्सिर, उनका वो बेसिकली प्रोफेशन है, तो हमने उनको हमेशा खाली सपोर्ट किया, और सारा सिंगिंग बेसिकली उनका प्रोफेशन है। सिंगिंग मेरा प्रोफेशन नहीं रहा। मैं मॉडलिंग से रिलेटेड रहा हूँ, एक्टिंग की हैं, ड्रामा सीरियल्स की हैं, उस चीज़ से वो था शुरू से। बेसिकली कॉलेज के टाइम से ही मेरा रुझान जो है मीडिया से रिलेटेड ही था, और मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपने आप को मीडिया से ही लिंक रखूँ, क्योंकि एक अच्छी गैदरिंग शुरू से, मेरे जितने भी अच्छे दोस्त थे, जितने भी मेरे जैसे मामला थे, वो मीडिया में एक अच्छी वर्थ मेरी थी इस चीज़ को लेकर। तो मैं कोशिश मेरी ये होती थी कि मैं अपना टाइम स्पेंड उनमें करूँ। तो किसी ना किसी हवाले से, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से मैं स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन इस तरह रहा हूँ, वो है। लेकिन कभी भी मैंने इसको जिसे हम कहते हैं कि अर्निंग के हिसाब से मेरा एक प्रोफेशन नहीं रहा। उसके लिए मैंने हमेशा साइड पे एक जॉब ही रखी है। तो जो मेरे मामला चलते हैं वो मेरी जॉब के थ्रू ही चलते हैं। तो मैं बाकायदा तौर पे अर्निंग प्रोफेशन मेरा ये नहीं है। हाँ, शौक़ है, तो शौक़ के तौर पे मैं इसको ज़रूर देखता हूँ। जर्नलिज्म जो आजकल की जो कंडीशन में देखता हूँ, उस हवाले से मेरे लिए ये प्रॉब्लम्स जो मैं देखता हूँ, जो मैं मार्केट में जो हालात हुए हैं जर्नलिज्म के, और स्पेशली कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ की जो सहाफ़त है, मैं उससे बड़ा मायूस, और मेरे लिए वो चीज़ें बड़ी मायूब भी हैं। और मैं उन लोगों पे हैरान होता हूँ जो अपने आप को सीनियर सहाफ़ी भी यहाँ पे कहते हैं। तो उस वजह से जब वो सहाफ़ी हो सकते हैं तो हमें इंकरेजमेंट मिली, फिर हर कोई सहाफ़ी हो सकता है। तो वो एक है, तो उस वजह से फिर मैं चाहता हूँ कि एक अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया हुआ है, क्योंकि हमारे तो ईमान का हिस्सा है सच बोलना। तो इस चीज़ पे हम जितना काम कर सकें और किसी न किसी तरीके से लोगों की मदद कर सकें, ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी अहम हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं, जर्नलिज्म साफ़ी कहते हैं कि हमें यहाँ थ्रेड मिलता है, हमारे साथ इदारे जो है इतने मुखलिस नहीं होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपने कोई फेस की सर, थ्रेड्स वगैरह? नहीं, दरअसल थ्रेड्स होते नहीं हैं, उसको एक चीज़ को क्रिएट किया जाता है। मैंने आज तक, मैं इस चीज़ को नहीं समझता है कि मुझे कोई इस तरह की कोई चीज़ें नज़र आई हो। अगर आप काम करते हैं तो आपको ऑफर ज़रूर आती हैं। थ्रेड्स मैं नहीं समझता है कि कोई ऐसी थ्रेड्स नाम की कोई चीज़ मार्केट में पाई जाती है सहाफ़ी को लेकर, क्योंकि बाकायदा तौर पर सहाफ़ी सबके लिए खुद बहुत बड़ा थ्रेड है। सही है, तो सहाफ़ी से आपके सारे डिपार्टमेंट वैसे ही डरते हैं। लेकिन अब हमारी बदकिस्मती ये है कि सहाफ़ी एक ब्लैकमेलर के तौर पे जब आपके सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम उसमें जो है ख़राब हो गए हैं। एक बहुत पाकीज़ा प्रोफेशन है ये, और आपका चौथा अहम सतून है आपके आइन का, मीडिया।
और उसमें जो मामला चल रहे हैं, तो उस वजह से बड़ा डिसअपॉइंटेड होता हूँ चीज़ों से लेके। और इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आप जैसे और मेरे अच्छे दोस्त और जितने भी हैं वो इस चीज़ को ज्वाइन करें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपकी जेब भरी होगी, पेट भरा होगा, तो फिर आप अपना शौक़ पूरा कर सकेंगे। तो अब आपका पेट भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका भी कमाई का तरीका जो है वो एक आपकी अपनी ज़ाती जॉब है और मेरा भी वही है। तो इसलिए हमारी इंटेंशंस ऐसी नहीं है कि हमारी कमाई का ज़रिया ये सहाफ़त हो, तो इसलिए हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें इस वजह से ना कोई ऐसे हरबे अपनाने की ज़रूरत है और ना इन चीज़ों में हम जाते हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस चीज़ पर। अच्छा सर, एक और सवाल मैं इससे रिलेटेड पूछूंगा कि कहते हैं कि हर न्यूज़ चैनल के पीछे किसी बहुत बड़े इदारे का हाथ होता है या किसी की बहुत बड़ी सरपरस्ती होती है, तो इस बारे में कुछ कहना चाहिए? जाहिर सी बात है, जब आपने ये सारी चीज़ें लेके चलनी है तो मार्केट में देखिए आपको रहने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की, स्पॉन्सर्स की, पीआर की और वो सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हैं और वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। फिर आपने डिसाइड करना होता है, आपको पता है कि कौन सी न्यूज़ चलानी चाहिए, कौन सी न्यूज़ नहीं चलानी चाहिए, किस तरह के जो उसमें हमें हालात का सामना करना पड़ता है और वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जब आप काम करते हैं तो आपको कोई किसी चीज़ का खौफ होता नहीं है। आप जब ग्राउंड रियलिटीज़ पे काम करते हैं तो आपका काम है खबर छाप देना और फिर उसका रिजल्ट आपको जो है अगर लेना है तो आप उसका फॉलो अप करें। तो मेरी नज़र में मैं नहीं समझता कि कोई भी आपको किसी सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं आप लोगों का सहारा बन सकते हैं इसमें। अच्छा सर, देखिए अभी आपने जिक्र किया कि न्यूज़ चलानी होती है बहुत सारी, तो आपके पास जो ये स्टाफ है, जो जर्नलिस्ट आते हैं, डे बाई डे दिन में बहुत सारी न्यूज़ आपके पास आती है, तो जब आप न्यूज़ को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो क्या सोच के करते हैं कि कौन सी न्यूज़ मुझे चलानी है? क्योंकि बहुत सारे मसाइल आप कराची के ऑल ओवर देख लें कि गुटखा माफिया अलर्ट है या स्नैचिंग है, बहुत सारी न्यूज़ रिलेटेड आती है, तो ये शॉर्टलिस्ट करते हुए आपकी थिंकिंग क्या होती है? अच्छा, गुटखा माफिया ये एक बड़ा बेहतरीन और बड़ा मज़े का टॉपिक है। मेरे बड़े दोस्त हैं, बड़े कुछ ऐसे साथी हैं जो इस गुटखे माफिया की बदौलत माशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँच भी चुके हैं। और गुटखा एक ऐसा सिस्टम है कि जिसने पूरा एक सिस्टम बना दिया है, मतलब ये बाकायदा तौर पे एक ऐसा सिस्टम है कि जो पूरा सिस्टम चला रहा है। तो मैं और आप अगर हम जितनी कोशिश कर भी लें, मेरा नहीं ख्याल कि हमें हमारी इतनी सख्त है कि हम इस माफिया को कंट्रोल कर सकें। अच्छा, इसमें आपके अपने सरकारी इदारे, आपके कानूनी इदारे और माशाल्लाह से माशाल्लाह आप जिस केबिन पे जाएं और जहाँ पे जाएं आपको अपना एक सहाफ़ी भाई मिलेगा वहाँ पे। तो मैं तो सबसे पहले तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं सबसे कहता हूँ कि भाई आप, अब फिर वही बात है कि हम इनके खिलाफ खबर चलाएं तो फिर वो हमारे साथ ही हमसे नाराज हो जाते हैं। सर अभी भी ऑन रिकॉर्ड आप कह रहे हैं कि इदारे मुलविस हैं, ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें चल रही है कैमरे के साथ? मतलब आप, मैं अगर आप बोलते हैं, मैं क्या मतलब बेसिकली यू गाइस आर वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स ना भाई, तो हो सकता है मुझे कंफ्यूजन हो सकता है मुझे कोई मिसगाइड कर रहा हो, शायद मुझे ना पता हो, लेकिन आप लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आपके पास सारी जो है वो एक्यूरेट न्यूज़ हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास, मैं आप लोगों से एक स्टेप पीछे हो सकता हूँ लेकिन आगे नहीं हो सकता। तो ये आप खुद जानते हैं कि आप जिस जगह पे बैठे हैं इससे चंद कदमों के फासले पे गुटखा चल रहा है, इसमें यहाँ पे मंशियात चल रही है, यहाँ पे आपके हर 2 नंबर काम, रक्षा माफिया, चिंची माफिया, हमारी टीम्स काम कर रही हैं। आपने रिजवान का आपने इंटरव्यू कंडक्ट किया था, उसमें भी आपने देखा है। तो जब आप स्ट्रीट्स पे काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें ये बेशक ये एक अपनी जगह ये बात हकीकत है कि किसी भी ऐसे शख्स की सरबराही के बगैर ऐसा काम चल नहीं सकता। तो एक आपको मैं बताता चलूँ कि जो कुरंगी सेक्टर जो आपको पूरा देखा जाए तो जो पूरा ये ज़िला कुरंगी है ये मुत्तहिदा का, पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का गढ़ था। इस वक्त जो सारे ख़जानों के दरवाजे और सारी चीज़ें जो टाउन चेयरमैन साहब के लिए खोली गई हैं और जिस तरह उन्होंने कुरंगी में काम करवाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, नईम शेख साहब, इस तरह इनके सारे मामला चल रहे हैं। जिस तरह इन्होंने काम किया है, MP हैं फारूक ऐवान साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनको देखने की ज़रूरत है कि मुत्तहिदा के दौर में और आज पीपल्स पार्टी के दौर में यहाँ पे कोई चीज़ मतलब चेंज हुई है, कुछ बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें आपको देखने की ज़रूरत है। लेकिन जब से मेरे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, कब्ज़े का काम इस वक्त में और कहीं नहीं, अल्ताफ टाउन में इतने बड़े लेवल पे कब्ज़े का काम चल रहा है। जो कुरंगी क्रीक इंडस्ट्रियल पार्क की जो उसके लिए स्पेशल रोड्स निकाले गए थे उन पे कब्ज़ा हो रहा है। वहाँ से DHA की लाइंस जा रही थी, पानी की लाइंस जा रही हैं और उसके ऊपर वहाँ पे प्लॉटिंग का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, हाई टेंशन के नीचे हो चुका है, ऐसा लीगल हो रहा है।
आप उनके पास जाएं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वो कोर्ट के कोई डॉक्यूमेंट्स लेके आए हुए, आप वो सब हैं मुख्तियार ये वो सारे अब आपको उसमें उनके साथ वो खड़े मिलेंगे। लेकिन इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है ना सर कि फिर गलत कौन है। ठीक है, अब उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, अब उनके पास अच्छा ये भी मौजूद है कि यहाँ से सड़क एक जा रही थी गुलशन सिकंदर पे, गुलशन मुस्तफ़ा वटेवर जो भी या कुरंगी नेशनल पार्क के लिए निकाली गई थी, इंडस्ट्रियल जोन के लिए निकाली गई थी, और इसकी खबरें हम बाकायदा चलाते भी रहे। और बाकायदा तौर पे रेंजर्स ने आके वहाँ पे ऑपरेशन ग्रैंड ऑपरेशन करके वहाँ पे सबके कनेक्शन ग्रे रिवर के पीछे से काटे भी थे और वो सारे मामला भी वहाँ पे हुए थे। लेकिन एनी हाउ अब वो जगह लीगल है, आई थिंक कि ऐसे कुछ है, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आए थे उनके। लेकिन ये कब्ज़ा माफिया चल रहा है, फिर उसमें आपके इलाकाई ओहदेदारान उसमें शामिल होते हैं, उसमें आप किसको देखेंगे? आपके पास पानी का इशू है, आपके पास बिजली का इशू है, आपके पास यहाँ पे देखें आपका डीसी ऑफिस का मामला आता है, आपका इंक्रोचमेंट का मामला उसमें आता है, कंट्रोलमेंट का मामला आता है। अभी रिसेंट अपने खाली मैं इस चीज़ पे हैरान होता हूँ, अभी हमने एक रिसेंट खबर चलाई थी हमारे रिपोर्टर ने एक, तो हमें जो है वो कंट्रोलमेंट से नोटिस आ गया उस चीज़ पे, और मैं हैरान, और मैं उस रिस्पॉन्सिबल एक नोटिस की मैं जिक्र करूं कि एक दूसरे अखबार का नाम लिख के नोटिस हमें भी करा है। तो अब होता है बहरहाल, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब किसी के इशारों पे काम कर रहे होते हैं, जब ऐसे कुछ सिस्टम चल रहे होते हैं, तो आपके लिए वो चीज़ें मुश्किल होती हैं करना, उसके लिए वो होता है, कोई इशू नहीं है इस चीज़ में। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बंदे ऐसे मामला में इन्वॉल्व नहीं है, या कुछ अभी भी दुनिया में कुछ ऐसे अच्छे लोग तो मौजूद हैं ना सर जिसकी वजह से दुनिया कायम है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि उनमें हमारे कुछ बंदे भी हैं कि जिनकी वजह से दुनिया कायम है अल्लाह के हुक्म से। सर ये भी देखा गया है कि ये जो जर्नलिज्म की एक पूरी मुहिम है, इसमें मुइज़ खान साहब को बार बार इन्वाइट किया कि आप भी हमारा हिस्सा बने, आप भी हमारा हिस्सा बने, लेकिन आपकी तरफ से हमेशा एक क्रॉस का मार्क होता है कि आई एम नॉट एट दिस पार्ट। नहीं, मैं दरअसल जर्नलिज्म में जो पॉलिटिक्स है मैं उसका किसी भी सूरत पार्ट नहीं हो सकता। हाँ, मैं जो भी हमारे ऐसे मामला होते हैं, जो भी ऐसे इशूज़ होते हैं, मतलब जो जहाँ पे हम उनको इनकरेज कर सकते हैं, हम उनको सपोर्ट कर सकते होते हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं। हमने ऐसा कोई मौका उनको नहीं दिया कि जहाँ पे हम उनको अकेला छोड़ें। लेकिन आप ये देखें कि ब्लैकमेलिंग का जो मामला है, जो आपके पुलिस के साथ ऐसे मामला चलते हैं, रिसेंट अभी मैं देख रहा था कि कुछ हमारे हैं सहाफ़ी हैं, वो कभी चौकी इंचार्ज के खिलाफ झगड़ा, कभी एसएचओ के खिलाफ धरना, क्या चीज़ आप उनसे पूछें। मैं तो कहता हूँ पहले आप उनसे उनकी क्वालिफिकेशन तो पूछें जो अपने आपको सहाफ़ी बोल रहे हैं। बहरहाल मैं वो चीज़ें बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप अगर एक दफ़ा उनके साथ बैठ के बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि झगड़ा हुआ किस चीज़ पे हुआ होगा। सही। तो ये बड़ी मज़े की बातें स्टोरीज होती हैं, वो आप अपनी रेटिंग हाई कर लेंगे, हमारी दुश्मनियाँ बढ़ा देंगे इस चीज़ में। हम आपसे क्या बोलें, हमारे दोस्त हैं सारे, बहरहाल हम उनको समझाते हैं चीज़ों से बात रहे, लेकिन मुझे कोई बदलाव उन चीज़ों में नज़र आ नहीं रहा। अच्छा सर, ये ह्यूमन राइट्स एंड सोशल रिफॉर्म्स पे भी जो है सिंध, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी एक पार्ट है। जी शहजाद, बेसिकली हम 2016-17 से काफ़ी, आपको तो जानते ही हैं इस चीज़ को कि हम सोशल एक्टिविस्ट तो हैं ही सारे, तो हमारी सारे दोस्तों की गैदरिंग है, हम सारे मिलके खुद बाय सेल्फ जो है वो इस पे हम काम करते हैं। अच्छा, हम क्योंकि बेसिकली वी आर द डोनर्स ऑफ डिफरेंट NGOs, तो उसके हिसाब से हम उस पर जब काम कर रहे थे तो एक वक्त आया कि हमने फिर प्लान किया कि हमारी अपनी भी NGO होनी चाहिए, क्योंकि काम तो ऑलरेडी हमारा वो चल ही रहा था, तो उसमें कुछ ऐसी लीगल चीज़ें आ जाती हैं अक्सर वक्सर, कहीं परमिशंस के बिहाफ पे और कहीं ऐसे कुछ, तो जहाँ पे आपको वो चीज़ें फिर रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि हम एक इदारा नहीं है तो हमें उस तरह सपोर्ट नहीं मिलती। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस इदारे की बुनियाद रखी है, और ह्यूमन राइट्स सोशल रिफॉर्म सिंध के नाम से, और इसमें प्रेसिडेंट हैं हसीब खान, और मैं उसमें बीइंग जर्नलिस्ट नहीं कह सकते बहरहाल, लेकिन मैंने बीइंग सोशल एक्टिविस्ट मैंने उसमें हमने काम स्टार्ट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, और काफ़ी उसमें हमने सैलाब ज़दगान पे हमारा काम हुआ है, उसमें राशन डिस्ट्रीब्यूशन पे, अफ्तार पे, कुर्बानियों पे हमारे मामला चलते रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगाना, और हमारा जो डोमेन्स हैं बेसिकली उसमें हम उसमें कल्चर पे और डिफरेंट हमारे जो इदारे हैं जहाँ पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमने उस पर काम कर रहे हैं। हमारा बेसिकली मलिर जेल में हम काफ़ी उस पर काम किया है, वहाँ पे मेडिकल कैंप्स हो गए, उनके स्किन डिजीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, तो हमने उस पर काम किया है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, एक हमारे अंदर वो शुरू से एक चीज़ थी कि बहरहाल अपने आप को इस चीज़ में रखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह ताला ने हाथ थामा और हमने उसके लिए अपने आप को बेसिकली वक्फ किया हुआ है। तो वो जो भी जो घर के टाइम होते हैं हमारे, जो बचते ही नहीं हैं, जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो वहाँ पे दे देते हैं, घर वाले भी हमसे नाराज़ रहते हैं। तो लेकिन अल्लाह की तरफ से एक अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना है,
तो माशाल्लाह एक अच्छी टीम है। उसमें अफ़ान अब्दुल जब्बार हैं, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। उसमें अब्दुल हसीब भाई हैं हमारे, वो सेक्रेटरी हैं हमारे, और मोहम्मद मनीम अर्शी जो है बेसिकली हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो बेसिकली हम सारा एक पूरा फैमिली का पूरा एक हमारा सेटअप है और उसी पे ये सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत हाथ थामा हुआ है और मैं क्या बताऊँ कि क्या खुशी मिलती है। तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा मज़ा ये आता है, एक तो माशाल्लाह सारे ही हम ऐसे लोग थे जो अपने काम खुद नहीं कर रहे होते थे, तो हम लोगों ने मिलके ऐसा ही काम चुन लिया है कि अब हमें खुद सड़कों पे, गली कूचों में और हर जगह पे हमें खुद उतरना पड़ता है। तो घर वाले भी देखते हैं, हमें हैरान होता है कि यार आप लोगों ने तो कभी मतलब चाय का कप खुद उठा के नहीं पिया हुआ, इतने आप लोग वो थे। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बड़ा उस पर वो सपोर्ट किया और एक देखा देखी दूसरे को हमने इतना वो लेके चले। और फिर हमने इसमें पॉलिसी ये रखी है कि जो हमारे डोनर्स हैं हम कहते हैं आप यार खुद आके काम करें, सही, आप हमारा पार्ट बने। हमें अच्छा पहली बात हमारा मार्केटिंग का तो सीन ही नहीं है ना, हमें तो मशहूर होना ही है। एक तो अल्लाह की राह में आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको मार्केटिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो जो शख्स होता है अच्छा वो अगर अपने आप को सामने नहीं लेके आना चाहता तो नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें मज़ा ये आता है, हमें अच्छा ये लगता है कि जो बंदा डोनेट कर रहा है वो खुद अपने हाथ से जब अपने आप को वो वहाँ पे देखता है और अपनी चीज़ों को वो डिस्ट्रीब्यूट होते देखता है तो उससे तसल्ली होती है। रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन था आपसे कि एनजीओ से रिगार्डिंग ये पूछूंगा, बड़ा कड़वा सवाल है मेरा सर। एनजीओस वगैरह जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान में एनजीओस में जो ब्लैक मनी जो ये सारा आजकल चल रहा है, तो मेरा बड़ा कड़वा सवाल है कि सर ये एनजीओ सब रन कर रहे हैं, इसका फंड्स वगैरह आपको कहाँ से? अच्छा बेसिकली हम कैश को रिकमेंड नहीं करते और पर्सनली मैं बताऊं तो हम फंड्स ले ही नहीं रहे, फंड्स पे तो हम काम ही नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर हमें रिक्वायरमेंट है 10 बच्चों की स्कूल फीस और एजुकेशन की, हम कहते हैं आप उनकी स्कूल फीस पे कर रहे हैं, वो खुद पे करते हैं, उसमें हमारा ट्रांसपेरेंट है सर, ट्रांसपेरेंट है। फैमिली है वो कहती है जी हमें राशन की ज़रूरत है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, कोई दोस्त है कोई अहबाब है हमारे, वो हमें राशन दे देते हैं, वो जाके राशन उनके घर पे चला जाता है या आके ले लेते हैं। कोई कहता है कि हमें वहाँ पे वाटर फिल्टर रिक्वायर्ड है तो हम वाटर फिल्टर दे दिया। तो हम जो है मटेरियलिस्टिक सपोर्ट पे सबके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। मेडिकल कैंप भी जो हो गया तो जो हमें हमारे डोनर्स हैं हम उनसे जो चीज़ें लेके आ रहे हैं तो वहाँ पे जो चीज़ें बचती हैं जाहिर सी बात है फिर उनकी हम हैंड ओवर कर देते हैं क्योंकि वो चीज़ें हमारे पास अमानत है किसी की। अच्छा सर, ये जो एनजीओ से है ये आपने ऑल ओवर आवाम के लिए किया हुआ है या कुछ सिलेक्टेड एरियाज किए हुए हैं या सिलेक्टेड पर्सन्स किए हुए हैं, उसमें थोड़ा सा ब्रीफ करें। शहजाद बेसिकली एनजीओ हमारी ऑल ओवर सिंध काम कर रही है, लेकिन क्योंकि हम फंड्स और हमारा एक कोई मार्केटिंग प्लान ऐसा नहीं है और हम अपने आप को प्रमोट नहीं वैसे कर रहे, तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि जो सेलेक्टेड लोग हों और जिन तक लोग नहीं पहुंचते, वरना नॉर्मली तो अगर आप इधर पता है आपको कि कोई बच्ची गिर जाए तो फ़ौरन से लोग पहुंच जाते हैं 6 कैमरे लेके, जी यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे यूँ हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया, आप इनको सपोर्ट करें, हमने इनको सपोर्ट किया। तो उस शख्स के हम इतने कपड़े उतार देते हैं मैं उसकी मदद के नाम पे, मेरे ख्याल में उस शख्स के को मरने का मकाम हो जाता है। वो कहता है यार मैंने मदद क्यों मांग ली। तो मैं इस चीज़ को पर्सनली पसंद नहीं करता और हमें तकरीबन हम सारे जितने भी दोस्त हैं हम इस चीज़ को वैसे ही पसंद नहीं करते क्योंकि आपने खुद देखा पहली बात तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, हम अपनी जॉब पे और उसके बाद फिर मीडिया और फिर ये सारी चीज़ें, तो ये तो हमने उस सूरत में एक रखा हुआ है कि हम हमारी जो मेंटल सेटिस्फेक्शन जो है जो हमारे वालिदैन की तरफ से हमें जो चीज़ दी गई है जो दीन में हमें सिखाया गया है, तो हम अपने हाथ से एक भला आगे तक करें लोगों का, तो ये मुझे पसंद है, तो वो हम कर रहे हैं और उसी पे चल रहे हैं, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, पिछले दिनों आपका एक विजिट हुआ था मलिर जेल में जहाँ आपने एक पूरी कैंपेनिंग की हुई थी, तो हमारी आवाम को जो है ना ट्रांसपेरेंसी सारी चीज़ें जानना चाहती है, कोई जो है समझ लें कि बिल्कुल एक कैप्चर्ड ना हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपने जेल की और जो मुल्ज़मान है और इदारे हैं इनकी क्या आपने देखा है, क्या रियल में आपने क्या देखा हुआ? अच्छा शहजाद देखें, आप किसी भी हवाले से देखें ना तो सारे सुपरमैन हैं, सही है। आप किसी को बोलें या किसी से पूछें कोई क्वेश्चन करें तो वो कहता नहीं जी हम तो सबसे बेस्ट हैं। अच्छा मलिर जेल में हमने देखा है कि वहाँ पे जो SSP अरशद हुसैन शाह साहब जो हैं वो बहुत ही नफीस इंसान है और बाकायदा तौर पे वो खुद वहाँ पे काम करें, डेलीगेटली उस चीज़ पे वो खुद पर्सनली हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और देखना भालना। वहाँ पे स्किन डिजीज़ बहुत हैं वहाँ पे अब तक, क्योंकि मार्केटिंग पे लोग काम करते हैं, NGOs मशहूर होने के लिए जाती हैं तो वो जनरल फिजिशियन के साथ चली जाती हैं और वो जनरल कैंप लगे होते हैं,
लेकिन स्किन डिजीज़ पे वहाँ काम नहीं हो रहा था। तो हमें एसएसपी साहब ने उस वक्त कहा था कि सर प्लीज़ अगर आप इस चीज़ पे करें, तो हमने कहा चल ठीक है इंशाल्लाह। फिर हमने वहाँ पे स्किन डिजीज़ से रिलेटेड एक हमने कैंप लगाया था और कोई माशाल्लाह 2700 से 2800 के करीब हमने पेशेंट्स उनको उनके ट्रीटमेंट किए, जो मेजर थे उसमें सिवियर उसमें देखे थे कोई अप्रॉक्सीमेट कोई 1200-1400 मेजर्स थे। तो मतलब बहरहाल, लेकिन ये एक देखें कि लेंथी प्रोसेस है स्किन डिजीज़ पे। जब आप जाते हैं तो उसका जो खाली ट्रीटमेंट है तो आपका 3-4-6 महीने तो कहीं पे भी नहीं कहना कि आपने ना, प्लस उसके बाद फिर आपने उसको जो सेफ्टी है उसको देखना होता है। उस शख्स को आपने अच्छा इन्वायरमेंट देना है, आपने उसको मतलब साफ़ पानी, टॉवल, और अब ये जेल में कहाँ, ये अमेरिका की जेल तो है नहीं सर। एक कमरे में इधर कोई 36 बंदे और बड़ा सा एक रूम है, उसमें 200 बंदा घुसा हुआ, कैपेसिटी वहाँ पर 50 बंदों की है। तो अब जेल है, अब वो सारे मामला है। लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया है सर, वहाँ पे उनको जेल तो बहरहाल एक जेल है, उनको वहाँ पे जो तभी इमदाद होनी चाहिए उनकी, या जो उनके जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वैसा उनको फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं है। सर आगे क्या काम हो रहा है, आगे क्या प्लान्स है, किस जगह विजिट करना है, क्या नहीं अभी उसके बाद हम एक और भी कर चुके वहाँ पे प्रोग्राम। हमने वहाँ पे भी एसएसपी साहब ने हमें कहा था कि फ्रूट्स वगैरह के कुछ वहाँ पे, तो हमने प्लांटेशन ड्राइव वहाँ पे की थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी करके आए। तो उसमें जितने भी फ्रूट्स के थे उसमें ट्रीज लेवल के भी थे, मतलब खाली हमने प्लांटेशन छोटी उस पौधों की नहीं की, दरख्त भी हम लगा के आए अल्हम्दुलिल्लाह। और एक कामयाब हमारी जो है वो ड्राइव रही है, उसमें हमारे डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ थे, एमपीए साथ थे, शारिक जमाल साहब हमारे साथ थे। मतलब हमें बहुत अच्छा एक इनकरेज करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो नहीं है, लेकिन पर्सनली हम उसको प्रेफर नहीं कर रहे होते। नॉर्मली आपने देखा होगा मार्केट में चीज़ का है नहीं, आपने सड़कों पे लोगों पे 400, 600, 800 दस्तरखान लगाए में, जहाँ पे आपका हर नशई, हर ड्रग डीलर, हर पीने वाला वो जाता है और वहाँ पे वो मटन बिरयानी खा रहा है, मटन कीमे खा रहा है, वो पुलाव खा रहा है, और वो चीज़ें खा के रात को अपना एक अच्छे लेवल पे वो नशा करता है। नशा करने के बाद उसके बाद वो अपनी एक अगले स्टेप पे जाता है, रात को किसी की बाइक चोरी कर लेता है। तो मैं उन एनजीओ से, मैं उन दस्तरखान वालों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब वो खाना देते हैं उनको, तो कोशिश किया करें कि उनको एक नशे की पुड़ी भी दे दे, ताकि चोरियाँ कम हो जाए, चोरी कम हो जाए। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन निकल आएगा उसमें। जब तुमको नशा मिल जाएगा तो सुकून से खा तो आपके साथ रहे ही हैं, एक नशा भी आप उनको दे दिया करें तो हाँ, तो उनकी फीड उनकी जो होगी, जो डोज उनकी उनको मिल जाएगी, उससे एक अच्छा चीज़ ये होगी कि भाई वो कम से कम किसी की बाइक नहीं चोरी करेंगे, किसी को नुकसान नहीं देंगे। तो मैं ये बात है। अच्छा सर, आज के दिन के हवाले से जो योम तकबीर, इससे मैं आपसे चाहूँगा कि इसके बारे में कुछ अपने अल्फाज मुझे योम तकबीर के हवाले से। शहजाद, आपने और हमने बचपन से ये चीज़ें सुनी हुई थी कि मतलब पेरेंट्स हमारे स्टोरी सुनाते थे। इवन मेरी अम्मी हो गई और मेरे दादा हो गए और नाना हो गए, हमने ये स्टोरीज उनकी गानों से, उनके मुंह से सुनी हुई थी कि जी वो 65 की जंग में इस तरह आ रहे थे तो हमने पत्थर खींच के हमारे जहाज़ को, और ये और वो। अच्छा, एक लाइफ में हम एक स्टेज पे जब हम पहुंचे तो हम हंसते थे, मैंने शायद ऐसे ही चलता है, शायद होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम में बड़ा जोश है यार, बहुत जज्बा है। और जो सिचुएशन अभी हम पे मुसल्लत की गई, हमारे एक तो हमारी किस्मत इतनी ख़राब है, एक तो हमें दुश्मन अल्लाह ताला ने बड़ा कम ज़र्फ़ दिया है, उसने तो बता दिया, लेकिन अब हमारी किस्मत ख़राब है। इसमें भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें एक कम ज़र्फ़ और एक मुनाफिक दुश्मन अल्लाह ताला ने दिया है, लेकिन हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमें ईमान दिया है। और हम उस हाथी के आगे एक चोटी के बराबर हैं, लेकिन हमने बताया है कि कलमा हक क्या चीज़ होती है। और आज अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर और उस वक्त की हुकूमत ये फैसला ना करती तो शायद आज आप रोंदे जा चुके होते। तो आज आप वाहिद इस्लामी कुव्वत एक ऐसी हैं कि जो आप एटॉमिक पावर भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह उस स्टेज पे भी आज आप हैं कि आप किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन दुश्मन का सामना बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ये हमारी फौज, ये हमारे, मेरा जो बहुत जो दिल खुश होता है हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को देख के होता है कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे शख्स से नवाजा जो कि हाफिज़ कुरान है। अच्छा, मैं थोड़ा सा मजहबी टच वाला इसकी बात नहीं करता मैं, लेकिन मैं एक नॉर्मल एक बात कर रहा हूँ कि आपकी लीडरशिप आज तक इस चीज़ में, उसमें इस चीज़ें मिसिंग थी। वो इस चीज़ में अपने आप को वो बड़ा गिल्ट फील करते थे कि कोई मज़हब की बात करें, कोई नमाज की बात कर लें, कोई दीन की। आज तक सो कॉल्ड हमारे वो कहते हैं कि वो इस्लामी टच वाली बातें चलती रही मार्केट में,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक हमें हाफिज अता किया और अल्लाह ताला ने उसके तोफ़ैल हमें कामयाबी बख्शी भी है, क्योंकि जिस शख्स ने लीडरशिप में ऐसी बात की कि उसके साथ पूरी आवाम खड़ी हो गई। और फिर पर्सनली मैं इस चीज़ पे मुझे हंसी भी आई, अफसोस भी हुआ, अजीब सा भी लग रहा था कि कच्चे के डाकू तक हमें सपोर्ट कर रहे थे। बेशक बेशक असले से वो जो है वो ड्रोन्स का जो है वो कह रहे थे। तो मैं सलाम पेश करता हूँ। बहरहाल क्या मैं बोलूँ कि उनको उनकी तारीफ करूँ क्या है। ये पूरे दुनिया के लिए सबूत है कि हम हमारे अंदरूनी मामला जैसे भी हो, लेकिन बैरूनी ताकत कोई भी अगर हम पे मुसलत होने की कोशिश करेगी तो उसको नस्त नाबूद कर देंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह शहजाद, ये लेकिन मेरी सोच थी, आपका गुमान था। इस पूरे दौरान भी आपने शायद देखा नहीं कि हमारी एक जमात इसी फौज को टारगेट कर जी जी, तो हमें उन्होंने रुसवा किया है, पूरी कोशिश की है उन्होंने। लेकिन बहरहाल वो जिनके खिलाए गए फूल थे वो खुद ही उस बगीचे की हिफाजत करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत कौम हमने गैरतमंदाना जुर्रतमंदाना एक फ़ैसला किया और हम डरे नहीं। उन लोग कहते थे, कुछ थे ऐसे बोलते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह फ़ौज ने जो डिसीजन लिया, फ़ौज से ज़्यादा बहादुरी आवाम ने दिखाई। फ़ौज का तो डोमेन था ना, उससे तो करना था, वो ना करती थी वो क्या करती, वो तो नहीं छुप सकती थी, उसने तो करना ही था। लेकिन फौज से ज्यादा बहादुरी उस आवाम ने दिखाई है कि जिसने फौज को इनकरेज किया कि वो यहाँ तक पहुंचे। तो मैं उस आवाम को सबसे पहले मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। यहाँ तक भी ये हुआ है कि बच्चे और फैमिलीज खाना लेके इनको प्रोवाइड किया है। सर हमने रैली निकाली है, हाँ हमने इस चीज़ हमने रैली निकाली है। मैं कभी इन चीज़ों का पार्ट नहीं रहा हूँ और ना मुझे ये चीज़ें पसंद है पर्सनली, मैं आपको बात बताऊँ। और मैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमने सडनली एक हमने प्लान किया, हम सारे दोस्त थे, हम सारे खुद थे और हम निकल गए। हमने रैली निकाली बकायदा इस चीज़ पे और एक कुरंगी से हमने प्रेस क्लब कराची तक हमें रैली निकाली, कायदे मज़ार तक का भी हमारा प्लान था। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने हमें इतना इनकरेज किया यार, मतलब हम क्या हम तो रैली निकाल रहे थे तो उसमें हमें इतना इनकरेज किया, तो उस फौज को कितना जो है वो हौसला मिला होगा कि जिसका तो काम मतलब एक ऐसी फोर्स जिसको पता है कि भाई हमने इधर जाके शहीद होना है। तो मैं तो दुश्मन को भी कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे पास तो पैकेज ही पैकेज है, सही है, हमारे पास तो हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, जी रहे हैं तो हम, हमारी कोशिश है कि कुछ अच्छा करके जिए तो जन्नत है, और जब मुल्क के लिए कुछ मरने की बात आए भाई वो तो हम सीधा जन्नत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमारा जो है वो कौमी फरीज़ा है अपने मुल्क की हिफाजत करना और सारा कुछ करना। अल्हम्दुलिल्लाह हम अमन पसंद मुल्क हैं और जंग से, अब जंग किसी जो है वो अमन का कभी पैगाम नहीं लाती, बर्बादी है, तबाही है। और सुन्नत भी है कि जंग की तमन्ना ना करो कभी भी, कभी भी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो उसमें कहा गया है कि जंग की तमन्ना मत करो, लेकिन जब तुम पे मुसल्लत कर दी जाती है तो फिर अपनी मौत ना तलवार के नीचे उसको आप वो रखो कि उसी के नीचे आपको जो मौत की आगोश आए, तो फिर दुश्मन को आपको फिर छोड़ना बनता नहीं है। तो ये है मेन चीज़ इसमें। अच्छा सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल, जो कल एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है, आपके इल्म में भी होगा, एक निजी स्कूल है अल बदर, जिसमें एक हाफिज़ा जो टीचर है उसके साथ बहुत ही एक अजीब सा, कहते हुए भी जो है मेरी ज़बान जो लड़खड़ा रही है कि अब ये माहौल हो गया है कि एक स्टूडेंट अपनी फैमिलीज़ के साथ एक हाफिज़ा कुरान टीचर के ऊपर जो है अटैक करेंगे, तशद्दुद करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि वो फैमिली में जो है एक मेल पर्सन आए थे, उन्होंने वो अपने आप को थाना लियारी का एक पुलिस वाला बता रहे थे और अपनी हफीज वो बता रहे थे, और उनके साथ मिलकर ये तशद्दुद हुआ है, इंतज़ामिया देख रही है सारी चीज़ें। तो मुझे इसमें क्या हुआ कि हम कहाँ किस जगह जा रहे हैं सर? कहीं नहीं जा रहे, वहीं पे हैं जो थे। हम कुरान को तर्जुमे से नहीं पढ़ रहे ना। अगर वो हाफिज थे तो अगर उन्हें तर्जुमे से पढ़ाया होता, पहली बात तो है कि सबकी ख्वाहिश ये कि एक बच्ची को हाफिज बना दो, हम सबको जन्नत में लेके जाएगा। सही, हम तो इस डगर पे चल रहे हैं ना। बहरहाल एक अलमनाक वाक़या है और उन वालिदैन को डूब के मर जाना चाहिए कि जिस उस्ताद की इज़्ज़त करवानी चाहिए थी। मैं मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, मैं तो उस वालदा पे हैरान होता हूँ कि जो बेटी की ऐसी परवरिश कर रही है। सर बेटी तो मार रही है, वालिदैन भी मिलके उसके ऊपर। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मैं उस पहली बात तो मैं उस वालदा को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जो अपनी बेटी की वो ये परवरिश कर रही है। वो ये नहीं देख रही कि कल को उसका घर कैसे बसेगा, वो ये नहीं देख रही कि अपने वो बाप की मौजूदगी में वो क्या कर रही हैं। उसका मामू सिपाही लेवल का बंदा है,
यहीं से आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला ने अगर उसके हाथ में कुछ ओहदा दिया होता तो वो क्या करता। तो वो शख्स जाके औरतों के बीच में लड़ाई करना, बहरहाल इसमें मेरे ख्याल में लेकिन एक्शन हुआ है, एसएसपी साहिबा ने वहाँ पे एक्शन लिया और उस पर काम हो रहा है। आज का हमारा बुलेटिन में वो पार्ट भी है, बेसिकली वो उसमें वो होगा। मुझे भी कल जब मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी तो मैंने उसको स्टडी किया है कि इस पर भी काम हो रहा है इंशाल्लाह। सर इसमें मैं आपसे ये कहूँगा कि उस पर जो हफीज़ जो एक सिपाही था उसने अपने ओहदे का फ़ायदा उठाया, अपने एक इदारे से रिलेटेड चीज़ों का लिया, तो क्या हमारे हुक्मरान को इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए कि उसको सस्पेंड कर दिया जाए, उसको इस इदारे से ही रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए? वो कर देंगे तो उसमें आपको हुक्मरान कौन से वाले हुक्मरान करेंगे? जिस हुक्मरान पे हाथ रखें तो माशाल्लाह वो भी तो सोने पे सुहागा ही है ना। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, वो अगर होगा भी तो कोई 1 साल के लिए उसको मुअत्तल करेंगे और बी क्लास कर देंगे, कुछ कर देंगे तो वो कुछ दे दिला के वापस आ जाएगा 1 साल बाद। तो पूरा सिस्टम देखना पड़ेगा ना। आप ये इससे कोई फर्क नहीं, आप देखें उसको कि क्या। हाँ, सबसे अच्छी बात ये थी कि इस पे एक्शन हुआ, सबसे बड़ी बात। अब आगे क्या होगा उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो तो आपके सामने अरमान और मुस्तफा का भी कत्ल केस है, तो फाइनली हो सकता है इनमें से कोई फरिश्ता बन के निकले। सर मुझे ये बताएं, अब इतना बड़ा चैनल रन कर रहे हैं, जो भी इश्यूज सामने आते हैं उसका कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकलता? उस पर फोकस नहीं है, उस पर फोकस ही नहीं है ना। आप अभी जो बैठ के मैं बात कर रहे हैं, हमने तो इसके कोई सोल्यूशन का सोचा ही नहीं हुआ, हम तो खाली डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा तो फोकस ही यही है ना। अब आप पूरा टीवी चैनल दुनिया भर के आप उठा के देख लें, क्या है जी, वो आएगा एक कप उसको दे दी जाएगा, एक कप उसको दे दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई रेटिंग चाहिए तो आप कप खींच के मुझे मार देना, मैं कब आपको खींच के मार दूंगा। ये हमारा फोकस है। आप इंडियन मीडिया देखें ना सर, ये क्या हुआ ये मई में हमारे साथ बेसिकली, अगर आप इंडियन मीडिया देखें तो उनके बच्चे तो देख के खुश हो गए। कराची तो चले गया, हाँ कराची भी चला गया, हमारी पोर्ट कासिम चली गई, हमारी कराची पोर्ट चली गई, हमारा सारा कुछ ही चला गया था। मतलब उसने तो पूरा नक्शा बनाया था। बल्कि उनका जो मेजर ग्रोवर है, कर्नल ग्रोवर है, पता नहीं कौन है, जो उनका तजिया गा रहा है, भाई वो तो बैठ के सुपारियां दे रहा है कि आप जो है कैप्टन को मारो 10 लाख ले लो, कर्नल को मारो 50 लाख ले लो, जनरल को मारो 1 करोड़ ले लो। ये आपकी जहनी कैफियत है। आप कहते हो कि आप एक मुल्क हो, आप एक अमन पसंद मुल्क हो, जब आपकी अपनी जहनी सोच ये है तो अल्लाह के बंदो आपको आपके साथ, तो फिर आपके अपने बंदे ही काफ़ी हैं। हमें तो हमारी तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। सर मैं चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को, हमारी आवाम को इस चैनल के तवज्जुह से कुछ पैगाम, कोई अच्छे अल्फाज जिस वक्त बहुत ज़रूरत है हमारे मुल्क को, सारी चीज़ों को। गहरे अल्फाज ज़्यादातर लोगों को अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं फिर भी जो है इतना ये कहूँगा कि आपको जो भी मसाइल हैं, आपके जैसे भी मसाइल आपको लगता है कि उनकी तलाफ़ी नहीं हो पा रही, आप हमें भेजें, इंशाल्लाह हम उस पर वर्कआउट करेंगे। हमारी टीम्स उस पर काम करेंगी। अपने आप जो भी मामलात हैं, जैसे भी मामलात हैं, आप हमें उनकी तफसीलात हमारे ईमेल एड्रेस पे हमें भेजें, हमारे अदारे की ईमेल पे भेजें। तो इंशाल्लाह जो हमसे हो सका हम आपकी आवाज़ बनेंगे और उस आवाज़ को उठाएँगे। मैं बाकी एक पैगाम ही सबको दूंगा कि अपने अंदर मौजूद काली भेड़ों की निशानदही करें, हमें बताएं आपके नाम सी राज में रखे जाएंगे। जो आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं, जिन इदारों से ताल्लुक़ है, चाहे वो सहाफ़त से रिलेटेड हो, चाहे वो पुलिस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी सरकारी इदारे से रिलेटेड हो, आप वो हमें फॉरवर्ड करें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीम आपके नाम किसी के सामने नहीं आएंगे, लेकिन उन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। आप ये करेंगे तो वो आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी वो चीज़ मुनाफा बख्श होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हसरीन, हमें बताएं आज का प्रोग्राम कैसा था, अपनी फीडबैक अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले एपिसोड में आप गैस की सीट पे हो और आप अपने इश्यूज़ को हमसे डिस्कस करें, जो हम सामने लेके आएँ, आपकी आवाज़ को, आपके चीज़ों को आला पुराना तक पहुँचाएँ, तो नीचे दिए गए हमारे ईमेल एड्रेस या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कीजिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान शहजाद मेमन को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।